तो देखिए आज के क्लास में जो है वो हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जो आज का क्लास का हमारा होने वाला है, उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो एईडीओ के आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसमें साइंस से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न आपके बायो से, कितने प्रश्न आपके केमिस्ट्री से, फिजिक्स से पूछे गए हैं, और उन प्रश्न को सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए था, या फिर हमारी तैयारी उसके आधार पर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। और उसी डायरेक्शन में हम अपने साइंस की तैयारी को भी मोड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब हमारा ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो बायो के क्लासेस में कोर बायोलॉजी जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जिससे प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस हैं, और हाल के परीक्षाओं में जो है वो प्रश्न काफी पूछे गए हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग शायद इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, तो उसको हम लोग आज जो है वो और कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज हम लोग आज ही के क्लास में उसको कंप्लीटली समाप्त कर दें, ठीक। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारा आज का क्लास का फॉर्मेट होने वाला है। जो एईडीओ की प्रश्न पत्र है उसके ऊपर हम कुछ प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबका आंसर यदि हम अभी सॉल्व करने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक डेढ़ घंटे 2 घंटे उसी में हमारा निकल गया। तो एक बार जब हमारा सारा क्लास खत्म हो जाता है साइंस का, तो हम लोग जो है वो उसको ओवरऑल हॉलिस्टिकली सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एक माइंडसेट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपका एक पोर्शन बायो का ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है ना। काफी डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया है, एनसीईआरटी के सारे पहलुओं के ऊपर डिस्कस किया है। तो क्या माइंडसेट जो है वो, किस माइंडसेट से क्वेश्चन फ्रेम जो है वो अब कर रही है बीपीएससी, है ना, और किस माइंडसेट से हमें भी तैयारी करनी चाहिए, वो माइंडसेट जानना जरूरी है, ताकि उसको हम लोग कंटिन्यू कर सके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, है ना, प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप माई वॉइस इज क्लियर। मेरा स्क्रीन जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो एक बार आप लोग ये भी कंफर्म कर देंगे कि मेरा स्क्रीन जो है वो आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को क्लियरली? यस स्क्रीन दिख सर। रहा है, ठीक। यस सर। वेरी गुड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। हम लोग जो है वो शुरू करते हैं और हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि एईडीओ का जो प्रश्न पत्र इस बार आया है, उस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और बीपीएससी आपसे क्या डिमांड रखती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो एईडीओ का प्रश्न पत्र आया है उसने कुछ चीजों को, है ना, क्या कर दिया, तो एक तरह से वेरीफाई कर दिया और कुछ चीजों को निगेट कर दिया। किन चीजों को वेरीफाई किया कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है, ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय और सेक्रेटरी महोदय आपको हर एक एग्जाम के पहले जो है वो एक बार डिस्कशन करके बताते हैं कि प्रश्न पत्र अब जो है वो कहाँ से रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका कहाँ से आने वाला है, तो एनसीईआरटी से आने वाला है ना। तो एनसीईआरटी को हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज को उन्होंने वेरीफाई कर दिया। दूसरा चीज क्या वेरीफाई किया कि को यदि हम एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसके नोट्स पढ़ लिए जाएं, या किसी ऐसे जगह से उस नोट्स को हम जो है वो रट लें जिसमें वन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। इसको भी जो है वो इन्होंने, है ना, एक तरह से जस्टिफाई कर दिया कि एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। कोई भी टॉपिक यदि हम लोग साइंस का उठा लेते हैं, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उन सभी में हमें जो है वो क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक में कम से कम 3 लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, है ना। तब तक हम किसी सवाल को बना नहीं सकते हैं। और यदि आप सिर्फ वन लाइनर नोट्स पढ़ के, है ना, यदि वन लाइनर नोट्स जो जनरली बहुत सारे मतलब जो है वो इंस्टीट्यूशंस में बताया जाता है, ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशंस, उनके अपने लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो वन लाइनर नोट्स पढ़ के जो है वो अब हमारा सवाल नहीं बनने वाला है। कुछ चीजों को इसने निगेट कर दिया। क्या निगेट कर दिया कि अभी तक जो एक तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था, है ना, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था उसका धीरे धीरे क्या होते जाएगा, तो अब परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होते जाएगा, है ना। पहले क्या था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। यदि साइंस का तैयारी कोई कर रहा है बच्चा तो बोला जाता था ये 500 प्रश्न जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर। इसी 500 प्रश्न में से कम 20 प्रश्न तो आपके जो है वो ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप याद करके जाएंगे और आपको एग्जाम में वो मिल जाएगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन खत्म, और क्या स्टार्ट हो गया, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो, है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो गया अब आपका। दूसरा कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी टॉपिक के पास, किसी भी टॉपिक के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो वन लाइनर नोट्स थे उनका भी अस्तित्व जो है वो अब एक तरह से क्या होते जा रहा है, तो समाप्त होते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम वन लाइनर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, वी नीड समवन हु
है ना, हु कैन एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, जो आपको क्या कर सके, तो चीजों को बता सके, ना कि आपको रटवा सके। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए और उसमें क्या अप्लाई करना था, क्या बीपीएससी पूछना चाह रही थी, और एनसीईआरटी के कौन से पोर्शन से जो है वो बीपीएससी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ड्रैग करके जो है वो आपके सामने में रख रही है। तो जैसा कि बीपीएससी का हमेशा से ट्रेंड रहा है, बायोलॉजी के इस बार भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं ना, तीनों शिफ्ट मिलाकर यदि हम देखें तो 14 प्रश्न शिफ्ट 1 में, 7 प्रश्न जो है वो शिफ्ट 2 में, और 13 प्रश्न जो है वो कुल मिला के शिफ्ट 3 में आपके बायो से पूछे गए। तो बायो ऑलमोस्ट जो है वो हम लोगों ने कवर भी कर लिया है, और हम लोगों ने जो कवर किया है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे क्लास से बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिजिक्स हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्या, फिजिक्स में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लियर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। वहां पर यदि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसी, है ना, थीम को यदि सिर्फ और सिर्फ याद करके जा रहा है तो उससे प्रश्न बनना मुश्किल है। तो सेकंड नंबर ऑफ सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए वो किससे पूछे गए, हमारे फिजिक्स से, जिसमें 10 प्रश्न शिफ्ट 1 में, 9 और 10 प्रश्न जो है वो फिर से शिफ्ट 3 में, और तीसरे क्रम में केमिस्ट्री में जो है वो सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो एक बार हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे गए। सारा प्रश्न तो अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे, है ना, लिमिटेशन से हम लोग को खत्म करना है उधर। आज हम लोग खत्म कर देंगे पूरे, है ना, उधर डिजीज वाला जो हमारा चैप्टर है, डिजीज एंड हेल्थ वाला, और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में फिजिक्स की तरफ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये शिफ्ट 1 का जो है वो यहाँ पर मैंने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ऐसे ऐसे करके मैंने जो है वो अलग अलग कटआउट लगाया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। तो फिजिक्स से ही यदि स्टार्ट करें यहाँ पर, तो जैसे कुछ प्रश्न जो है वो इस प्रकार से पूछे गए जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग है। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल इन चारों में से हम कहाँ करते थे, ABCD दे दिया और आपको सॉल्व करना था। अब क्या है कि आपको कॉनकेव मिरर के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे हम लोग जो है वो इस प्रकार के प्रश्न को जो है वो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए डेप्थ में कि ये प्रश्न जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, और उसको हम अपनी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिरर या लेंस दिया हुआ है, इस तरफ इसका यूटिलिटी या एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन जो है वो उसके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधा प्रश्न था कि जैसे कॉनकेव मिरर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, कॉनकेव मिरर आप अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, तो आपका मैग्नीफाइड, है ना, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, ओरिजिनल सोर्स से हमेशा बड़ा इमेज प्रोड्यूस करता है, अपराइट इमेज, ठीक है। मैग्नीफाइड एंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये अपराइट इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि, और इसमें अलग अलग पोजीशंस होते हैं, है ना, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने में, इस प्रकार से ये कॉनकेव मिरर होता है, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको कॉनकेव मिरर को, है ना। जो बीच का उसका सेंटर है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, है ना, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, यहाँ पर सिचुएशन जो है इस कॉनकेव मिरर का वही है, क्योंकि कनकेव मिरर को हम लोग किस में यूज करते हैं, तो सेविंग मिरर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों सेविंग मिरर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि इमेज जो है वो हमारा कैसा बने, अपराइट मतलब कैसा बने, सीधा बने और बड़ा बने, है ना, मैग्नीफाइड बने। तो ये लोकेशन होता है जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के यदि बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज जो है, इसका इमेज जो है वो कहाँ बनता है, इसका इमेज जो है वो, है ना, इसका इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है हमेशा, ठीक है। मिरर के कहाँ बनता है, तो मिरर के पीछे बनता है इसका इमेज, है ना, मिरर के पीछे बनता है इसका इमेज। और ये इमेज जो है वो हमें कैसा दिखता है, तो अपराइट और मैग्नीफाइड दिखता है, क्योंकि मिरर के पीछे ये बनता है। तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या होता है, जब भी कोई इमेज मिरर के आपके पीछे बनता है तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जैसे आप लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़े हैं, सब कोई अपना, है ना, जो है वो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है, एक तरह से उसमें भी जो आपका इमेज बन रहा है वो कैसा बनता है, तो, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मतलब उस इमेज को हम किसी दूसरे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो फोकस और पोल के बीच में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज हमेशा प्लेन मिरर के इक्विवेलेंट बनता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, यहाँ पर मैग्नीफाई हो जाता है। इसीलिए इस पोजीशन का इस्तेमाल हम लोग सेविंग मिरर्स के रूप में यूज करते हैं, ताकि छोटा सा भी बाल का कण जो है वो आप उसको देख सकें क्लियरली। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसका जस्ट रिवर्स होता है। कॉन्वेक्स मिरर का एक लार्ज वाइड एंगल होता है ना,
देखने का, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है वो व्हीकल्स में यूज करते हैं। फिर सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस है। अच्छा, ये जब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में आपको पढ़ाऊंगा उस समय हम लोग देखेंगे कि जब कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है इस प्रकार से, है ना, इसमें भी फोकस होता है, 2f होता है इधर, है ना, f डैश होता है और हम लोग 2f डैश बोलते हैं। ये सब क्या होता है अभी आगे जैसे डिस्कस करेंगे। तो यदि कोई पैरेलल लाइट रे आता है तो इसको ये क्या करता है, फोकस से पास कराता है। कहीं से भी यदि पैरेलल लाइट रे आएगा तो ये क्या करेगा, उसको फोकस से पास कराएगा। फोकस से पास कराएगा मतलब कहीं दूर से इन्फिनिटी से यदि कोई लाइट रे आ रहा है तो इसको ये क्या करता है, एक पॉइंट पर क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है ना, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस के रूप में काम करता है, तो अब सपोज सपोज कीजिए कि आपको कैमरा से क्या करना है, दूर में जो पर्वत है उसका भी फोटो आपको खींचना है, पास में जो चिड़िया है उसका भी फोटो आपको खींचना है। तो जरूरी है फोटो खींचने के लिए क्या कि जैसे यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में, तो वहां पे आप देखिएगा कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए जो हमारा लाइट है उसका इंटरसेक्शन डायरेक्टली कहां पर होना चाहिए, तो रेटिना पर। रेटिना से पहले या रेटिना के बाद यदि कटता है तो हमारे आई में क्या हो जाती है, तो डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसको हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया ये सब बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सिमिलरली कैमरा में भी जो कहीं से भी यदि लाइट रे आ रहा है, चाहे वो दूर दराज माउंटेन का आ रहा हो, चाहे वो आपके पास के किसी बर्ड का आ रहा हो, कैमरा में भी वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो फोकस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है और सारे लाइट रेस जो कहीं से भी आ रहे हैं उसको हम लोग कहाँ पे, है ना, एक तरह से क्या करते हैं, तो है ना, क्या करते हैं, तो कन्वर्ज कर देता है ये फोकस पर। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि है ना, किसमें, कैमरास में, प्रोजेक्टर्स में। तो इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप क्या करेंगे, 2 दिन याद करेंगे, फिर तीसरे दिन जो है वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से, है ना, क्या होना चाहिए, पहला का एस, है ना, दूसरे का जो है वो आर, एस आर दो में है आपका, ए में भी है, सी में भी है ना, और तीसरे का कॉन्वेक्स लेंस का हो गया आपका पी, तो इसका मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछेगा। क्लास 10th चैप्टर 10 जो है वो, है ना, चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 यदि आप लोग एनसीईआरटी खोल कर देखेंगे तो चैप्टर 10 है क्लास 10th का, लाइट चैप्टर। उसमें हम लोग ये, है ना, क्लास 9 10th 11 12 के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें ये, है ना, काफी डिटेल में हम लोग जो है वो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये थर्मोडाइनमिक्स का आपका जो है वो एक तरह से क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है बेसिकली कि वर्क डन जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो वर्क डन का हम लोग जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि वर्क डन जो है बेसिकली वो क्या होता है, एरिया इंक्लोज्ड इन द लूप, है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया इंक्लोज निकालना था हमें, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स कैसे, है ना, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो पता होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, आपको पता है। जब थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, उस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि जब भी क्लॉकवाइज साइकिल होगा, है ना, कैसा साइकिल होगा, क्लॉकवाइज साइकिल होगा, क्लॉकवाइज साइकिल होगा, तो जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी गैस के द्वारा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो वर्क डन जो होगा किसी भी मूविंग गैस पार्टिकल के द्वारा वो हमेशा क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो यहां पर आप कोऑर्डिनेट देखिए कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है दोनों ही आपके पॉजिटिव प्लेन्स में है ना। तो इसका मतलब कि ये जो गैस है, जिस गैस का वर्क डन यहाँ पर दिखाया गया है इस कंप्लीट साइकिल में, इसका मतलब वो कौन सा साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए ना, क्लॉकवाइज साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा एरिया फाइंड आउट करने के लिए, हो सकता है कि इस प्रश्न को और ज्यादा ट्विस्ट यदि करना होता तो ये पूछ देता कि ये कोऑर्डिनेट दे दिया, बोल देता आपको कि एरिया भी फाइंड करो और साथ साथ ये बताओ कि ये किस साइकिल में जो है वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, मतलब ये गैस पार्टिकल जो है वो घूम रहा है, क्लॉकवाइज साइकिल में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में घूम रहा है। तो सिर्फ फिर से ये एनसीईआरटी का जो है वो आपका डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये भी एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 11 आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स का है, क्लास 11th का, है ना, क्लास 11th का जो ये चैप्टर 11 है एक तरह से, है ना, चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है और समझ कर उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंप्लीमेंट करने वाला टाइप का क्वेश्चन सब। अब जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट का जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट में, है ना, 4 टर्मिनोलॉजीज बहुत फेमस है, प्योर रेसिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस, है ना, ये 3 टर्म, और आरएलसी सीरीज सर्किट। देखिए प्योर रेसिस्टेंस क्या होता है, जहां पर करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट और क्या चीज, वोल्टेज, है ना, वो दोनों क्या हो, सिंक में हो, क्या हो,
सिंक में हो। सिंक मतलब क्या होता है, जिसमें सेम फेज में हो वो, ठीक है। यदि डिफरेंट फेज पे होगा तो वो प्योर रेसिस्टेंस नहीं कहलाएगा। ये फेज क्या होता है, जब ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना, तो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर सिमिलरली क्या होता है प्योर कैपेसिटेंस। रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है कि यदि हम लोग किसी भी कंडक्टर को, है ना, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ए बी एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टर सी डी। कंडक्टर तो आपको पता होगा, कंडक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। मेरा वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, एक बार कंफर्म कीजिए। स्क्रीन क्लियरली यस विजिबल है, सर। वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो यदि कोई भी कंडक्टर है एबीसीडी, है ना, इस एबीसीडी को हम लोग क्या किए, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के साथ मान लीजिए हम जोड़ दिए, और बीच में आपका क्या है, तो इस तरह से गैप है। अब इस गैप के थ्रू क्या ये इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कंप्लीट हो सकता है। तो ये, है ना, थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि ये हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है, तो जब एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन दोनों कंडक्टर के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक रेशियो से क्या हो जाए, तो ज्यादा हो जाए, तो ये चार्ज क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जंप कर देंगे। लेकिन एक और तरीका क्या है इस दोनों कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने का, कि बीच में हम लोग क्या करें, एक डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसको इंसर्ट करने के बाद जो कंडक्टिव कैपेसिटी कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस हैं वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो यहां पर प्योर कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि अब जैसे किसी को यदि कैपेसिटेंस क्या है या कैपेसिटर किसको बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर हम कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि आप सिर्फ वन लाइन, यदि कोई भी नोट्स पढ़ के आप सिर्फ यदि प्रयास कीजिएगा इस सवाल को सॉल्व करना, कहां से बनेगा वो सवाल, नहीं बन पाएगा वो। ठीक है, तो प्योर कैपेसिटेंस कैसे होगा, जहां पर करंट जो है ना, वो लीड करता है वोल्टेज को, है ना, और किस एंगल से, तो 90 डिग्री के एंगल से। जहां पर 90 डिग्री के एंगल पर हम क्या करते हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट करते हैं, तो वो प्योर कैपेसिटेंस एक तरह से कहा जाता है। इसका एक मेमोनिक हम लोग पढ़ाते हैं ट्वेल्थ में, जब ये पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक मेमोनिक पढ़ाते हैं। इसका मेमोनिक होता है आईसीई। आईसीई मतलब क्या हो गया, कि कैपेसिटर में बीच में यदि कैपेसिटी मतलब हो गया कैपेसिटर, जहां कैपेसिटर आए मतलब कैपेसिटेंस आए, तो आई लीड्स ई, है ना। आई क्या करता है, तो लीड करता है किसको, ई को। कैसे लीड करता है, तो 90 डिग्री वोल्टेज से एक तरह से लीड करता है। तो ये उसका ट्रिक है एक तरह से, है ना। उसी प्रकार प्योर इंडक्टेंस है। प्योर इंडक अब इंडक्टेंस किसको बोलते हैं ये हमें पता ही नहीं, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, स्प्रिंग है, इससे हम लोग क्या किए, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिए। मान लीजिए इसको, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो इसके चारों ओर क्या हो गया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनना शुरू हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, तो दूसरे, अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के पोटेंशियल को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो इसका इंपैक्ट जो है वो इसके बगल में जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके ऊपर पड़ेगा, और उसके वजह से इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, है ना। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, और जो डिवाइस है दोनों मिलाकर इसको हम लोग, है ना, बोलते हैं इंडक्टर्स। फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो ये पूरा इंडक्टेंस का एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का भी एक मेमोनिक है, इसमें इसका मेमोनिक क्या होता है, ईएलआई। जैसे आईसीई है, वहां पर क्या होता है, ईएलआई। अब जब भी हम लोग इंडक्टेंस का बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि ई लीड्स आई इन अ कंडक्टर। अब ई को क्या करेगा, तो आई को जो है वो एक तरह से लीड करेगा, है ना। और आरएलसी, तो यदि तीन भी आपको पता होता, तो आप चौथा जो है वो आसानी से पार्टिसिपेट, आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए पहले वाले में प्योर रेसिस्टेंस है, तो प्योर रेसिस्टेंस मैंने बोला कि करंट और रेसिस्टेंस आपका सिंक में होना चाहिए। तो वो किस में है, ढूंढ लेते हैं, तो ये किस में है, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। मतलब पहला का क्या होना चाहिए, आपका क्यू होना चाहिए। तो पहला का क्यू आपका बी में भी है, सी में भी है। तो आगे देखते हैं, दूसरे वाले प्योर कैपेसिटेंस है, तो प्योर कैपेसिटेंस जो है वो आपका किस में होना चाहिए। तो प्योर कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने बोला कि आईसीई इसका जो है वो ट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट लीड्स जो है वो ई, है ना, आई लीड्स ई, कैसे, है ना, बाई 90 डिग्री। तो इसका मतलब दूसरे का क्या होना चाहिए आपका, तो पी होना चाहिए। तो दूसरे का क्यू और पी, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सी हो गया इसका आंसर, है ना, क्यूपी। तो दो भी यदि आपको पता था, तो इसलिए आंसर जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये एक तरह से मतलब हमें जो है ना डेप्थ में पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अब जैसे अभी तक आप मतलब जो भी नोट्स पढ़ेंगे या फिर कहीं पे भी जो है वो क्लासेस चल रहा है, तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि मतलब पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों का मतलब जो है रोल ज्यादा बढ़ रहा है एक तरह से, जिन लोगों को 11 12 के बारे में जो है वो थोड़ा सा हॉलिस्टिक जानकारी हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यदि हम लोग नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो उससे काम नहीं बनने वाला है हमारा। उसी प्रकार यदि हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा प्रश्न तो मतलब हो ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो कौन सा जो है वो स्टेटमेंट एक तरह से करेक्ट है। तो ये एक चैप्टर ही है, ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, इसका नाम ही है चैप्टर। ये क्लास 12th में, एनसीईआरटी क्लास 12th में एक चैप्टर ही है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। जब हम सेमीकंडक्टर। लोग
हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब हम लोग बच्चों को ये पढ़ाते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इमेजिन कीजिए कि सेमी कंडक्टर जो है ना वो क्या है, तो एक तरह से लेजी डिवाइस है। वो क्या है? लेजी डिवाइस। लेजी डिवाइस में क्या होता है कि जब तक उसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा प्रश्न जो है वो बन जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन। यदि इसको रटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है ये प्रश्न बन जाए, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अब ये ऐसा क्यों होता है, सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से लेजी डिवाइस और इसमें हम लोग हीट देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न जो है वो एईडीओ पूछ ली है। होता क्या है कि हर एक सब्सटेंस के अंदर में दो बैंड होते हैं। आप लोगों में से यदि कोई एईडीओ दिए होंगे तो इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें एक पूछा गया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाला एक क्वेश्चन है। मतलब कहाँ पे है वो क्वेश्चन? है हाँ, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन 85। ये शिफ्ट टू 17 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम वही क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है। 85 नंबर जो अभी आप सवाल यहाँ पर देख रहे हैं ना, 36, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो नीचे शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक सब्सटेंस के अंदर में दो बैंड्स होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक क्या होता है तो कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए यदि देख सकें तो आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है आपका, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका न्यूट्रॉन होता है और प्लस प्रोटॉन होता है। और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, जिस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं तो चक्कर काटते हैं। आपको पता है ना ये बात? जैसे मान लीजिए सोडियम के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 11 यदि हम लोग बोले तो इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें के, एल से और एम सेल्स में या ऑर्बिट्स में, तो दो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम के सेल में धारण कर सकता है, ये यह भी हम लोग देखेंगे। 8 जो है वो एल सेल में कर सकता है और एक जो है वो एम सेल में कर सकता है। तो पहले वाले सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाले सेल्स में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। दूसरे वाले सेल्स में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक तीसरा सेल होगा जिस सेल में कितना होगा तो ऑर्बिट होगा, जिसमें कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करेगा, सोडियम का टेंडेंसी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि एम सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, है ना। और यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सबसे आसान काम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करेगा, जिसका जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl का नाम आप सुने होंगे। तो ये क्लोरीन को मान लीजिए डोनेट करेगा तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो तब तक कोई सब्सटेंस, अब जैसे ही ये गेन या डोनेट करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक दिन हम लोग और डिस्कस किए थे इसको। तो जैसे ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन या डोनेट से ज्यादा वो डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना है। कहां से जंप करना है? तो जो लास्ट ऑर्बिटल है, उसका लास्ट ऑर्बिटल, जैसे सोडियम का लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, तो जो लास्ट ऑर्बिटल होता है किसी भी एलिमेंट का उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, है ना। और जिसमें वो जंप कर कर यदि वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, है ना, कंडक्शन ऑर्बिटल। तो जब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपका हो गया जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एनर्जी सप्लाई शुरू करते हैं तो वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो सपोज कीजिए ये नीचे है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, और ऊपर क्या होता है आपका कंडक्शन ऑर्बिटल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली जंप नहीं कर पाता है, मतलब इसके लिए हमें हाई एनर्जी इसमें देना पड़ेगा। कंडक्टर्स के केस में क्या हो गया, सोडियम के केस में, कि ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जंप करके कहां कहां पहुंच जाएगा तो आपके वैलेंस ऑर्बिटल से कंडक्शन ऑर्बिटल में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। वैलेंस ऑर्बिटल से कंडक्शन ऑर्बिटल में जंप करने के लिए इसमें एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो एनर्जी जैसे ही सप्लाई करेंगे तो इसका हम लोग ये बोलेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, है ना, क्वेश्चन नंबर 36। लेकिन सिर्फ रटने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि कंडक्टर का यदि कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सॉरी सेमी कंडक्टर का यदि कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका IR, है ना, ये आपका ओम्स लॉ है। तो यदि, है ना, और तो I इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा V/R। तो यदि इलेक्ट्रिक करंट का यदि कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो इसका मतलब रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, निगेटिवली, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से डिस्प्रोपोर्शनेट है ना। तो यदि इस प्रकार से यदि हम इस प्रश्न को और 85 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो दोनों आपका एक ही इस कॉन्सेप्ट से जो है वो, है ना, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से यदि हम लोग देखेंगे, द रेसिस्टिविटी ऑफ बोथ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर इंक्रीज,
है ना, यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। दूसरा बोलता है द रेसिस्टिविटी ऑफ बोथ सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर डिक्रीज। तीसरा बोलता है द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस वेयर द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। तो ये इसका मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में जैसे ही हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो बताइए ना, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा तभी ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और कंडक्टर्स में इसका जस्ट उल्टा होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वो, यदि ये टॉपिक हम समझ लिए तो यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और किसी का यदि नेक्स्ट है ना वाले में, यदि नेक्स्ट वाले में यदि आपका इस प्रकार से 85 नंबर क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ 85 वाला नंबर ये क्वेश्चन था, तो ये भी जो है वो एक तरह से आपका, ये भी प्रश्न जो है वो आपका एक तरह से जो है वो आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वाला जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका एक तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही करके ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ये गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये गॉस लॉ जो है वो, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है ना। लेकिन इस प्रश्न में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म का है वो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि गॉस लॉ आखिर है क्या। गॉस लॉ ये बोलता है कि कभी भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो कैसा वो होता है, तो दैट इज ऑलवेज अ जीरो इन अ क्लोज मैग्नेटिक सरफेस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? देखिए, किसी भी मैग्नेट को, यदि मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसको हम लोग नॉर्थ साउथ पोल से डिनोट करते हैं, किसी भी मैग्नेट को यदि किसी भी प्लेन पर रखेंगे, सपोज कीजिए ये पेपर है, तो आपको पता है कि ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जर्ट करेगा, मतलब इसका एक कुछ ना कुछ दायरा होगा, जिस दायरा तक ये क्या करता है, तो एक तरह से फोर्स अपना लगाता है ना। मान लीजिए कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक आयरन नेल हम यहाँ पर लाकर रख दिए, आयरन नेल मतलब लोहे का कील जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या होगा, मैग्नेट इसको अपने तरफ खींच लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्या होता है कि पूरे मैग्नेटिक, यदि ये प्लेन है हमारा, तो इस पूरे सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी भी एक क्लोज्ड लूप के अंदर या सरफेस के अंदर, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम लोग, है ना, क्या करेंगे, यदि हम लोग उसका इंटीग्रल निकालेंगे बी डॉट, है ना, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। जबकि गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्लोज लूप के अंदर या इनक्लोज चार्ज के अंदर, वो भी जीरो होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी प्रकार से क्या होता है, तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स था आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है कि इसका भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से क्या होता है ना, एक तरह से क्या होता है, तो ये डिफरेंशिएशन करके हम लोग निकालते हैं, तो ये जीरो होता है। ठीक है, तो अब यदि दोनों से हम लोग देखें, तो अब देखिए एक और बात है कि कभी भी जो मैग्नेट होता है, आपको पता है कि मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या कोई मैग्नेट आपने ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई मैग्नेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल नहीं हो। तो यदि इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे, तो एसर्शन ए बोलता है कि गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिज्म में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, आर रिस्पेक्टिवली बी डॉट, है ना, एस प्रोडक्ट, इस दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट यदि हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तो ये जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई डॉट एस प्रोडक्ट, एस मतलब फिर हो गया आपका एरिया, क्लोज्ड एरिया, उसका इंटीग्रल यदि हम लोग निकालेंगे तो क्यू इनक्लोज्ड बाई ई एप्सिलॉन आएगा, मतलब ये भी कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए, है ना। और तो ये हो गया आपका असर्शन। तो ये असर्शन जो है वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। गॉस लॉ यदि आपको पता है तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें मोनोपोल नहीं होगा। मोनोपोल मतलब क्या, कि एक ही पोल, कि कोई ऐसा मैग्नेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल नहीं हो, ऐसा कोई मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है व्हेनेवर वी फ्रीली सस्पेंड अ मैग्नेट इट ऑलवेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसी भी मैग्नेट को यदि हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दें उसको बांध कर, है ना, यदि ये मैग्नेट, इसको हम लोग यदि बांध कर लटका दें, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो क्या करता है, शो करता है। इसी एक तरह से थ्योरी पर आपका मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है वो काम करता है। तो ये भी जो है वो, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखें कि जैसे यदि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो सोडियम एक अलग आयन बन गया और क्लोरीन जो है वो एक अलग आयन बन गया। तो ये इस दोनों के ऊपर चार्ज पार्टिकल आ गए, तो चार्ज पार्टिकल आ गए तो एक तरह से ये आइसोलेटेड चार्ज हो गए।
जरूरी नहीं है अब Na+ के लिए कि Cl- उसके साथ रहे तभी Na+ बन पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट के केस में आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो डेप्थ में जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन फिर बहुत आसान है ना। उसी प्रकार 50 है ना। और क्या कौन से क्वेश्चन सब है, जैसे अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन जो है ना, जिसने याद किया है वो भी जाकर बना के आ जाएगा, और जो यदि इसको समझा हुआ क्वेश्चन है, यदि इसको समझ लिया है, तो वो इससे डेप्थ एक स्टेप और यदि इस प्रश्न में पूछ दिया जाता वो भी सॉल्व करके आ सकता था। वो कैसे सॉल्व करके आ सकता था? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1। तो पहले केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? x है, वेलोसिटी जो है वो आपका कितना है? v1 है ना। दूसरे केस में अनदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट x, दूसरे समय में फिर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट x है, और इस केस में वेलोसिटी जो है वो आपका कितना है? v2 है। तो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार निकालो भाई। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है हमारा। तो यदि पहले केस में यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या हो गया आपका? वेलोसिटी बराबर, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से यदि हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकालना सीखें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? क्लियर है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम यदि यहां से निकालना चाहे तो टाइम को इधर ले गए, वेलोसिटी को इस तरफ ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए, वॉइस क्लियर है? समझ में आ रहा यस है? सर, यस सर। ठीक है। तो यदि यहां से हम लोग टाइम पहले केस में निकालें, इस केस में यदि आप टाइम निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है बताइए ना? एक्स, और वेलोसिटी क्या है आपका? v1। तो एक्स अपॉन v1 लिख सकते हैं। इस केस में यदि आप टाइम निकालना चाहें t2, तो दूसरे केस में क्या होगा? एक्स अपॉन v2। अब यदि टोटल टाइम निकालना चाहें तो एक्स अपॉन v1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन v2, ये हो जाएगा टोटल टाइम। अब लेकिन आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? वो पूछ रहा है आपको क्या? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पहले केस में भी एक्स गया और दूसरे केस में भी एक्स गया, तो एक्स प्लस एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हम यहां से निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं? x/v1 प्लस x/v2 ये निकाल चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर देंगे तो ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो x यदि दोनों में से कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, है ना, v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2, है ना, बाई v1 प्लस v2 जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि x x ऊपर नीचे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा। तो ये आंसर जो है वो कैलकुलेट करके भी कोई निकाल सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको ध्यान रखना है, यदि कभी भी, ये हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 12th में, ठीक है, सॉरी क्लास 11th में, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये बताते हैं कि कभी भी यदि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो बाबू, तो उस केस में यदि आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो रट लो इसको, यही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एक्स पहले केस में भी, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट एक्स दूसरे दूसरे केस में भी, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल है। तो जब भी ये प्रश्न दिख गया, इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं था बच्चों को। जैसे ही दिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल, मतलब मारो ए और आगे बढ़ो। समझ में आए कि नहीं समझ में आए? और यदि मान लीजिए कि यदि टाइम इंटरवल इक्वल हो, अब क्या हो, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो सकता है कि x1 होता डिस्प्लेसमेंट और x2 होता, है ना, डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में, अलग अलग केस में, लेकिन पहले केस में भी टाइम t होता और दूसरे केस में भी टाइम यदि t होता, तो उस केस में जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता वो ये होता v1 प्लस v2/2। तो यदि वहां पर टाइम सेम होता तो हम लोग बोलते हैं कि डी मारो और निकल लो आगे, देखना ही नहीं है ना प्रश्न को। तो इस प्रकार से आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किस प्रश्न को हम लोगों को कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यदि ये नहीं पता चलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है तो फिर सवाल जो है वो नहीं बनेगा, मतलब कितना भी प्रयास कर लीजिए, जो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है वो सब भले बन जाए, लेकिन और सब सवाल जो है वो आपका बनने में बहुत जो है वो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन सब तो बहुत आसान है, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ग्रीन लाइट है साइन ऑन अ ट्री, तो ट्री कैसा दिखेगा? तो डार्क दिखेगा, है ना, अपीयर डार्कर,
अपीयर द सेम एज बिफोर कोई बच्चा मार के है, ये गलत है। क्यों डार्क दिखेगा भाई? कि ट्री जो है वो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का कलर ऑलरेडी ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब यदि हम लोग ग्रीन लाइट ही उस ट्री पर डाल रहे हैं तो क्लोरोफिल क्या करेगा, उस ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिफ्लेक्ट होगा कुछ भी नहीं। जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखेगा, तो मतलब कैसा दिखेगा, आपको डार्कर दिखेगा। ऐसा ही सेम सिचुएशन होता है स्पेस में, है ना। स्पेस में भी जो है वो कुछ भी कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए आपको स्पेस जो है वो एक तरह से कहाँ कैसा दिखता है, तो डार्क दिखता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है वो आपका क्या लगा हुआ है, तो मतलब जो है वो थ्योरी लगा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटरमाइंड। ये देखिए, ये क्लास 10th का चैप्टर है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सीधा आंसर है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप अपने पाम को, जो आपका हथेली है उसको, है ना, यदि किसी कंडक्टर के चारों तरफ, सपोज कीजिए कंडक्टर है ए बी, ठीक है, इस ए बी से हम लोग क्या किए, तो करंट पास करना शुरू किए। इसको मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ पर जो है वो स्विच ड्रॉ कर दिए, है ना, और इसको हम लोग क्या किए, तो है ना जोड़ दिए इस प्रकार से। तो इससे करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर गया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो करना शुरू कर गया, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि यदि हम लोग किसी भी कंडक्टर को अपने हथेली में इस प्रकार से लपेटें कि हमारा हथेली के चारों फिंगर्स जो है वो क्या हो, मुड़े हुए हो इस प्रकार से, और हमारा थंब जो है वो क्या हो, तो ऊपर की ओर हो, हमारा थंब क्या हो, है ना, ऊपर की ओर हो। तो ये हमारा थंब यदि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है, थंब यदि डायरेक्शन ऑफ किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो जो मुड़ा हुआ फिंगर होगा, जो हमारा मुड़ा हुआ फिंगर होगा, वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल कहता है ना। तो आप सपोज कीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक करंट तो अब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, यहाँ पर तो नीचे की ओर जा रहा है, तो डाउनवर्ड थंब हो जाएगा। डाउनवर्ड थंब हो जाएगा, मतलब आपका फिंगर्स तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन थंब कैसा हो जाएगा आपका, इस प्रकार से डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड थंब होगा। तो इसका मतलब कि यदि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट यदि ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी इलेक्ट्रिक करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ आपका मुड़ा हुआ थंब कौन सा दिखाएगा, क्लॉकवाइज। तो वो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल से ये हो सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 88 भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ठीक है। कि यदि किसी फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, कोई फ्रेम लटका हुआ है ना, और इसमें यदि आप कील ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, ठोकाएगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी से आप इसमें कील ठोकेंगे, उतना ही एनर्जी से ये पीछे चला जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें ब्लॉक करने की आवश्यकता है। तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम कर रहा है कि जितना फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे, उतना ही फोर्स से ये क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन में, है ना, अलग अलग तरह का जो है वो एक तरह से, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक तरह से हमें समझना है। मतलब मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ कि जैसे ही अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें ना रैशनलाइजेशन पावर जो है वो अपने अंदर एक तरह से डिवाइड करना है, कि हमें सोचना है रैशनली कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, या फिर उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कैसे हम इसको जो है वो एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, तीन प्रकार के जो है वो आपके डिवाइस होते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली ये तीनों जो है वो 9th 10th में है, पोटेंशियोमीटर जो है वो आपका 12th में है, ठीक है। तो ये तीनों में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या करता है, मेजर कर सकता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है। और एमीटर के बारे में आप लोगों को पता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है किसी भी सर्किट में, तो उसको ये क्या करता है, तो मेजर करने का काम करता है। अब गैल्वेनोमीटर क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकता है, तो इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। सेंसिटिविटी हाई होती है, सेंसिटिविटी हाई होना मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है, जो इसका रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, तो लो होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रिक करंट। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आर। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो रेसिस्टेंस जितना कम इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, मतलब कम रेसिस्टेंस यदि रहेगा तो कम ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में कुछ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया है। तो अभी ऊपर इंडक्शन बताए थे ना, इंडक्शन में क्या बताए थे कि एक इस प्रकार से हम लोग कॉइल लेते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। और दूसरा एक और कॉइल लेते हैं दूसरे तरफ, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी डिवाइस गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। ये जो है ना फराडे जी ने किया था, इसको फराडेज लॉ
ऑफ इंडक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद ही उन्होंने फराडे ने 2 लॉ दिया था। तो क्या किया, इस बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस को, इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव जैसे ही जोड़े तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो इसके वजह से इसमें क्या हो गया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके चारों ओर डेवलप हो गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही बढ़ाएं घटाएं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं घटाएं, तो उस घटने बढ़ने के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो दूसरा कॉइल था, कॉइल 2, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ तो गैल्वेनोमीटर का जो जो है ना आपका नीडल, ये नीडल जो है उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। तो ये गैल्वेनोमीटर कैसे इस इलेक्ट्रिक करंट को आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस इस वायर का बहुत कम था। रेसिस्टेंस ज्यादा रहता तो इलेक्ट्रिक करंट पता ही नहीं लग पाता कि सही में फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो गैल्वेनोमीटर में जनरली क्या है, तो लो रेसिस्टेंस है। इसको बनाना हमको क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बनाना है हमको, वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर में हमें क्या करना है कि अब गैल्वेनोमीटर से यदि हमें वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना है, उसके रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए, और रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तब बढ़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये एक अलग थ्योरी है। तो बोलता है कि सीरीज में जोड़ देंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि रेसिस्टेंस को यदि हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका एडिशन हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। लेकिन पैरेलल में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसके रेसिस्टेंस को यदि हमें बढ़ाना है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, तो हाई रेसिस्टेंस वायर को यदि हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे तो रेसिस्टेंस उसका इफेक्टिवली बढ़ जाएगा, तो वो गैल्वेनोमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली इसका एक जो है मतलब रीजन है कि यही सी आंसर ही क्यों होगा। अब सिर्फ यदि आप याद कर लेंगे इसको, तो वहां पर जाकर जो है वो फिर आपका कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे एनसीईआरटी से बाहर का लगा, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको जो है वो यदि अंडरस्टैंडिंग है आपका तो उसके ऊपर सवाल नहीं बन सकता है। अब कुछ हम लोग चर्चा करते हैं जैसे बायो के ऊपर, है ना, बायोलॉजी जो है वो हम लोगों ने अभी डेप्थ में पढ़ा है। तो बायो के ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बायो का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। देखिए, तो पहला है जेंथोफिल। जेंथोफिल के बारे में मैंने आपको बताया था। एक जो है प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेरोफाइट्स, पढ़ाए थे ना, जेरोफाइट्स कहाँ होता है, याद कीजिए, जेरोफाइट्स कहाँ पे होता है, जेरोफाइट्स, याद डेजर्ट कीजिए, में सर। डेजर्ट में होता है, डेजर्ट बिल्कुल, में। है ना। तो डेजर्ट में जब जेरोफाइट्स होता है तो उसी में क्या होता है, डेजर्ट में ही आपका ये फोटोसिंथेसिस करने में जो है वो एक तरह से मदद करता है कि कीरेटिन, कैरोटीन जो है वो ये भी किसमें होता है, प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट के पिगमेंट में। क्लोरोफिल बीटा भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल अल्फा भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्राइमरी पिगमेंट बोल रहा है। तो बेसिकली क्या करता है कि जितने भी पिगमेंट हैं, चाहे जेंथोफिल हो, कैरोटीन हो, क्लोरोफिल बीटा हो, ये तीनों जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर देते हैं किसको, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सो दैट जो है वो क्या सके, हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन किसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्लोरोफिल अल्फा को प्रोवाइड करते हैं, तभी ये जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो यदि प्राइमरी पिगमेंट पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता था। पूछा है प्राइमरी पिगमेंट, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल अल्फा। यदि प्राइमरी वर्ड को हम यहां से हटा दें, सिर्फ और सिर्फ पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, ये 4 ऑप्शन देकर आपको पूछ दिया जाए कि ए बी सी, बी एंड सी एंड डी, या ऑल ऑफ देम अबव, तो अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाता फिर ए बी सी डी ऑल, क्योंकि ऑल ऑफ जेंथोफिल देम। आप लोग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जेंथोफिल आप लोग पढ़े हैं कि जेरोफाइट्स में होता है, जेरोफाइट्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, डिफरेंस ये है कि वो रात में करते हैं, है ना। क्लोरोफिल बीटा भी जो है वो सनलाइट को जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यदि ये प्राइमरी हटा दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, लेकिन प्राइमरी यदि जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफिल अल्फा हो जाएगा। एक ये, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन तो इतना डिटेल में हम लोग पढ़े हैं जिसका जवाब ही नहीं है, आप लोगों को पता है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रेशर ऑफ हाइपोथेसिस इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसके कितने डिटेल में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक ऑस्मोसिस, सेल चैप्टर में, और ऑस्मोसिस मैंने आपको 3 अलग अलग कंडीशंस में पढ़ाया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तब कैसे होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तब कैसे होगा, याद कीजिए सेल चैप्टर में, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तब कैसे होगा। लेकिन तीनों कंडीशन में एक डिफरेंस, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा था वो हमेशा हाई प्रेशर टू, है ना, किधर हो रहा था, तो लो प्रेशर की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस पूछ रहा है, मतलब इसका क्या रीजन है कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली थ्रू द जाइलम नहीं, फ्लोएम का पूछ रहा है, तो इसमें हमें जाइलम से कोई लेना ही देना नहीं है भाई, ये ए वाला क्यों होगा, ए वाला बिल्कुल ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेविटी, नहीं, ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी पे नहीं डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कल ही पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, ट्रोपिज्म, है ना, पढ़ाए थे ना। ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म नहीं पढ़े थे, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है,
कि यदि प्लांट है, प्लांट का रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। प्लांट का सूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसका मतलब वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेविटी, नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या बोलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही ये डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा है, जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जो है वो मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स जो है वो एक तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, है ना। तो अब उस प्रकार से जैसे फ्लूस मोडाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन प्रपोज किया था, तो ये एलिमिनेशन मेथड से बन सकता था। वाटसन एंड क्रिक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, है ना। रॉबर्ट हुक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था आपको पता है? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, याद कीजिए, है ना, कि उन्होंने ही सबसे पहले जो कॉर्क सेल को, डेड सेल को जो है वो डिस्कवर किया था। लाइव सेल पूछा जाए तो कौन डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में बताए थे, है ना। तीसरा जो है, तीसरा आपका कौन है? सिंगर एंड निकोलसन है। तो सिंगर एंड निकोलसन जो है वो एक तरह से इन्होंने प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के बारे में इन लोगों ने इन दोनों ने डिस्कवर किया था। तो ये बच कौन जाता है ना, तो ये क्या पूछ रहा है? मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जनरली किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो यदि आपको ये भी याद होगा कि सिंगर और निकोलसन ने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है, तो फिर भी आप इसको मार के आ सकते थे सी, है ना, या फिर जिन जो लोग गए थे। रॉबर्टसन जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किए थे, तो ये भी नहीं है इसमें, ठीक है। इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड, बहुत आसान क्वेश्चन, वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है? तो बताइए ना, जाइलम से। जाइलम को तो बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़े पढ़े हैं ना, है ना। जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? पढ़े हैं हम लोग, जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? हाँ, 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सारा जो है वो हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं। रेस्पिरेशन याद कीजिए, है ना, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन, तो उसमें भी हम लोग इसको काफी डिटेल में पढ़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस नाम से ही क्लियर है। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, है ना। लाइसिस मतलब क्या हो गया? एक तरह से ब्रेकिंग। तो ग्लूकोज का क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ब्रेकिंग होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो मैंने आपको बताया था कि C6H12, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे C6H12O6 जो है वो हम लोग बॉडी में लेते हैं, बॉडी में इंटेक करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ये जाता है, और ये किस में टूट जाता है? पाइरूवेट में, है ना। और फिर पाइरूवेट से वो कहाँ जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है? तो एनर्जी जो है वो उससे रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द। अच्छा, इसमें हम लोग और भी बहुत सारा कंडीशंस पढ़े थे, है ना। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक में क्या होगा, एनारोबिक में क्या होगा, कितने एनर्जी किस में निकलेगी, वो सब भी आप लोग को ध्यान रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इराइथ्रोमाइसिन। अब ये थोड़ा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक दो प्रश्न जो है वो कुछ अजीब आ गया तो सारे प्रश्न उस तरह के होंगे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एक और क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अजीब है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जेड स्कीम फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये जेड स्कीम है ना, वो फोटोसिंथेसिस भी जो है वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो है वो एनसीईआरटी से एक तरह से बाहर का प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इराइथ्रोमाइसिन। इराइथ्रोमाइसिन के बारे में क्या इनकरेक्ट है? तो इराइथ्रोमाइसिन एक्चुअली जो है वो ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द फर्मेंटेशन फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ, है ना, स्कैपुलो स्पैरोआ इरिथ्रिया, है ना। ये एक तरह से क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बोलता है कि इरेथ्रोमाइसिन इस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जनरली जो जितने भी माइसिन होते हैं, इसका ट्रिक क्या है ना, इसका ट्रिक क्या है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, माइसिन मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह से क्या है आपका एंटीबायोटिक्स है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एंटीबॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स है ये। तो कोई भी एंटीबायोटिक जिसके अंत में यदि माइसिन लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? माइसिन, है ना, उसके अंत में यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेप्थोमाइसिन, एक तरह से ये सब क्या है तो आपका, ठीक है, क्या है? एंटीबायोटिक है। कोई भी यदि ऐसा भी, कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक जिसके अंत में माइसिन लगाया हुआ हो, तो उसको हम लोग सॉइल बैक्टीरिया से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सॉइल बैक्टीरिया होगा उन सभी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? तो प्राप्त कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो जैसे ये जो इरिथ्रिया है ना, स्कैपुलोपोडिया, ठीक है, पोलिस्पोरा, ठीक है, ये आपका जो है इरिथ्रिया, ये आपका क्या है? एक तरह से सॉइल बैक्टीरिया है। और इस सॉइल बैक्टीरिया का जैसे ही ये सॉइल बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी भी सब फूड स्टफ के ऊपर फीड करेगा और फर्मेंटेशन होगा, तो वहां से इस एंटीबॉडी को जो है वो एक तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है इट कैन नॉट बी, है ना, बट इट कैन बी, है ना, इसको जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो है ना इनकरेक्ट, क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस जो है वो एक तरह से बोल रहा है, जबकि ये सारे जो है वो करेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक, माइसिन है तो एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हैं। माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये, ठीक है। माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अभी डेप्थ में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये लीक से हट के प्रश्न था, लेकिन ये जो है वो प्रश्न एक तरह से एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है उसमें, लेकिन बहुत कम लेवल पर जो है वो उसको डिस्कस किया गया है। तो इस प्रकार के और भी जो है वो कई सारे प्रश्न है। आप देखिए ये वाला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न तो इतना डेप्थ में हम लोग पढ़े हैं ना कि मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच गैमेट रिसीव्स 2 एलएस फॉर अ ट्रेड, क्या सही है? 2 एलए मिलता है ईच गैमेट को, या सिंगल एलए मिलता है? पढ़े थे हम लोग, एलए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, पढ़े हैं ना? दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है ना गलत है, क्या है? गलत है सर। गलत है, ठीक है। उसके बाद इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है। फिनोटाइपिक मतलब क्या, जो आपको क्लियरली विजिबल हो, तो विजिबल हो तो मतलब क्या होगा कि 3:1 हम लोग एक टेबल बनाए थे, याद कीजिए, टी टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग देखे थे। फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आ रहा था, ठीक है, टॉल प्लांट का आ रहा था कि शॉर्ट प्लांट का आ रहा था, 3:1, मतलब 3 प्लांट कैसे थे, टॉल हो रहे थे, है ना। एक प्लांट क्या था, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर आया था, तो वो कैसा था, शॉर्ट था, तो इसका मतलब इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर द ट्रेड्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, बताइए, है ना, कि क्या लॉ ऑफ, ये पढ़े थे हम लोग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कैसे काम करता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक तरह से डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर काम करता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये काफी डेप्थ में हम लोग पढ़े, तो बहुत सारा ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इस प्रकार से ये एक विटामिन B12 वाला क्वेश्चन है कि इसको हम लोग कोबालामीन बोलते हैं, बिल्कुल, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम ही है साइनो कोबालामीन, ठीक है। अब साइनो कोबालामीन, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसमें कोबाल्ट एटम होता है और इसमें कोरिन रिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिन रिंग, ठीक है। ये कोरिन रिंग क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो रिंग शेप स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब इसको यदि हम लोग ड्रॉ करना चाहें, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यदि हम लोग ड्रॉ करना, ये ट्रांस और सिस जो है ना वो एक तरह से होता है, मतलब एक रिंग ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे, हाँ, ठीक है, ऐसे होता है ये, ऐसे, और ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर एन होता है, ये सारे जगह पे कार्बन है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये रिंग जो है ना वो कॉन्टिन्यूअसली रन करता है इस प्रकार से, ठीक है। ये रिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, इस प्रकार से जो है वो क्या करता है, तो ये रिंग जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड होगा, ऐसे ऐसे करके ना, ये क्लोज्ड लूप होता है, ऐसे ऐसे करके ये क्लोज्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरिन रिंग, कोरिन रिंग। तो ये जो है वो विटामिन B12 एक कोरिन रिंग स्ट्रक्चर शो करता है, तो बिल्कुल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये भी सही है, ठीक है। तो ABCR, ठीक है, तीनों जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अभी, है ना, आगे पढ़ेंगे तो। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में टेम्पररी पैरासाइट्स, नाम से ही क्लियर है भाई, टेम्पररी पैरासाइट्स मतलब क्या हो गया कि ऐसे पैरासाइट्स, ठीक है, जो कुछ समय के लिए हमारे होस्ट के बॉडी पर आए, है ना। पैरासाइट्स मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद कीजिए हम लोग पढ़ते होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सब जो है वो किस था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल था। तो टेम्पररी पैरासाइट्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग बट बिकेम अ पैरासाइट इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड्स द होस्ट, लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, विजिट होस्ट ओनली फॉर द फीडिंग, मतलब जब इसको भूख लगता है तभी जो है वो आता है ये। तो टेम्पररी पैरासाइट उसका एग्जांपल है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, मस्क्वीटो हो गया। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं ना जो, ठीक है, एक से ज्यादा होस्ट पर फीड करते हैं, उसका एग्जांपल आज हम लोग क्लास में देखेंगे जब हम लोग डिजीज में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच साइंटिस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन रिलेटेड टू द डार्विन, ठीक है। अब देखिए डार्विन जो है उनका एक फेमस बुक है जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उन्होंने गैलापेगस आइलैंड के ऊपर जो है वो कुछ स्टडी किया, मतलब उस स्टडी को उन्होंने जो है वो पब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन वो असमंजस में थे कि ये पब्लिश करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ठीक है। अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने भी एक थ्योरी प्रपोज की, है ना, और उस थ्योरी को उन्होंने देखा कि इनके जो फ्रेंड थे, है ना, डार्विन, उनसे मिलता जुलता ये थ्योरी था। तो उन्होंने अपने थ्योरी को डार्विन को जो है वो क्या किया, तो एक तरह से स्टडी करने के लिए भेजा था। जब अल्फ्रेड रसल वॉलेस का थ्योरी जो है वो इन्होंने पढ़ा, डार्विन ने थ्योरी पढ़ा, तो उनको लगा कि मेरा थ्योरी और इसका थ्योरी, तो इसका मतलब दोनों सेम है, इसका आउटकम जो है वो एक तरह से सेम है। और वो सेम क्या था कि इन्होंने भी अपने थ्योरी में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, जो बहुत बाद में जाकर जॉन ग्रेगर मेंडल साहब ने एक्सप्लिसिटली जो है उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये पूछ रहा है कि व्हिच साइंटिस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन टू द डार्विन, तो इसका आंसर जो है वो अल्फ्रेड रसल वॉलेस हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। इसमें और भी कुछ कुछ जो है वो एक तरह से इसमें जो है वो आपके ये दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं। ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो अलग अलग जो है वो मतलब अलग अलग जो है वो लोग इसमें अलग अलग काम किए हुए हैं। जैसे जॉन ग्रेगर मेंडल, आपको पता है ये क्या है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको हम लोग जो है वो मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे हैं, है ना, कौन है, तो लेमार्क हैं, ठीक है। तो लेमार्क ने भी जो है वो बहुत काम किया है, ठीक है, लेकिन
बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज देने में, मेंडल का जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज था उसमें इनका जो है वो कोई बेसिक रोल नहीं है, ठीक है, उसमें इनका जो है वो कोई ज्यादा रोल जो है वो नहीं दिखने को मिलता है। तो ये लेमार्क के बारे में। ह्यूगो डी वेरियस जो है वो, इन्होंने भी प्लांट स्पेसीज के ऊपर जो है वो काम किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो, ये कोर जो है वो एक तरह से याद करने वाली चीजें हैं, तो ये सब भी जो है वो एक तरह से ध्यान रख सकता है, ध्यान रख सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो जॉन ग्रेगर मेंडल साहब को बोलते हैं, इसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो है वो क्वेश्चन बहुत सारा जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ये सब जो है वो है ना, अलग अलग प्रश्न जो है वो पूछे गए। तो बेसिकली इतना सारा प्रश्न जो है वो हमें डिस्कस करने का मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है। मेन उद्देश्य ये है कि कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को, ठीक है, स्टडी को जो है वो इस तरफ मोड़ सकें, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहेंगे, हमें जो है वो क्या करना है, तो एनालिसिस करना है, ठीक है। और एनालिसिस करके हमें जो है वो इसको कंटिन्यू करना है, ताकि हम 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल कितने भी लेवल पर यदि इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं, तो फिर भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में मिनिमम 20 से 22 प्रश्न तो हम लोग सही करके आ ही सकते हैं, ठीक है। और वो कब होगा, जब हम लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे, याद नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आप, है ना, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आप लोग जुड़े हैं, तो इस सीरीज में आप लोग अभी जो है वो, हम लोग बायो कंप्लीट किए हैं, है ना। उसके बाद जो है वो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें भी हम लोग उतने ही डेप्थ में पढ़ेंगे जितना हम लोगों ने जो है वो, है ना, बायो में एक तरह से पढ़ा है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन था, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, तो सबको पता है लाइसोसोम्स। देखिए ये क्वेश्चन कितना मतलब जो है वो, ठीक है, थॉट बेस्ड क्वेश्चन है और रटा हुआ क्वेश्चन, रटने वाला भी क्वेश्चन है, दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द टॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। देखिए सिकोया ट्री के बारे में यदि आप लोग को पता होगा, बनियान ट्री जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो प्लेन्स में, ठीक है। जजोबा ट्री भी कहाँ मिलता है, प्लेन्स में। सॉसेज ट्री भी कहाँ मिलता है, प्लेन्स में। अब देखिए प्लेन्स में क्या होता है कि मान लीजिए रिवर है या वाटर बॉडी है और यहाँ पर पेड़ उग गया, तो इसको compete नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इसको आसानी से जो है वो पानी मिल रहा है, इसको आसानी से जो है वो सनलाइट मिल रहा है। लेकिन सिकोया ट्री कहाँ मिलता है, ये मिलता है हिमालयन क्षेत्र में, माउंटेन्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए इशू क्या हो रहा है कि माउंटेन्स में क्या होता है कि ये माउंटेन है आपका और ये वैली है। इस वैली में आप देखते हैं कि रिवर का सोर्स जो है वो बहुत नीचे होता है और पहाड़ जो है वो उसके ऊपर काफी ऊपर होता है। तो रिवर्स के सोर्स तक उसके रूट्स पहुंचने चाहिए। रूट्स यदि नहीं पहुंचेगा वहां तक, तब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और लेकिन क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचे हैं, तो पहाड़ क्या करती है, सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, सनलाइट को ब्लॉक करती है। तो सनलाइट को जब ब्लॉक करती है, तो पौधों को इतना ऊंचा होना चाहिए कि ये सनलाइट तक भी क्या कर सके, तो पहुंच सके, ताकि इनके लीव्स को सनलाइट मिल सके। तो इसका मतलब पानी के लिए इनको नीचे रूट्स जितना नीचे होना है, उतना ही ऊपर ले जाकर इनको क्या करना है, तो है ना, शेड से बचने के लिए इनका सनलाइट होना है। तो अब यदि ये 3 प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, बनियान, सॉसेज और जजोबा, ये भी पता होता किसी को, तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, ये क्या हो रहा है, कंपटीशन, इसको इंटर स्पेसीज कंपटीशन बोलते हैं। यहाँ पर सिकोया ट्री क्या कर रहा है, तो कॉम्पीट कर रहा है एक तरह से दूसरे दूसरे प्लांट्स के साथ। ये सिकोया ट्री जो है ना, एक तरह से जिम्नोस्पर्म्स होता है, पढ़े हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, किसमें, हाउ, है ना, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, कि इनमें नेकेड सीड्स होता है ना, पढ़े थे ना हम लोग। और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, कवर्ड सीड्स होता है। एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सिक्वेयर ट्री एक तरह से जो है वो क्या करता है, compete करता है, और compete करने के बाद जो है वो इसका क्या होता है, टॉलनेस बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के लिए इसको वैली तक रूट्स पहुंचाना है, और हाइट के लिए इसको पर्वतों से क्या होना पड़ेगा, तो उसके इक्विवेलेंट या वहां उतना ऊंचा होना पड़ेगा, ताकि आसानी से जिस जिस पॉइंट पर इसको सनलाइट मिल सके। तो कभी भी आप पर्वत पे गए होंगे, जैसे मतलब हिमालयन रेंज में, मतलब छोटे छोटे पर्वत नहीं, जहां पर हिमालयन रेंज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हिमाद्री से, हिमाचल हिमाद्री वाला ऊपर वाला जो रेंज है, तो उसमें आप कभी भी जाएंगे तो उसमें आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष मिलेंगे, है ना, ठीक है, पीर मिलेगा, पाइन मिलेगा, स्पर्श, ये सब मिलेगा। क्या होता है, वो काफी ज्यादा ऊंचा ऊंचा पौधा होता है। क्यों, और वो बहुत नीचे तक, जहां से नीचे नदी बह रही है वहां तक उसके रूट्स जो है वो जुड़े होते हैं, और वो काफी ऊंचा होता है। क्यों, क्योंकि नीचे से उसको पानी भी एब्जॉर्ब करना है, और ऊपर से उसको सनलाइट भी जो है वो एक तरह से लेना है। तो सिकोया ट्री इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ना, जिसपे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन से भी जो है वो इसको हम लोग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा अंडरस्टैंडिंग था, केमिस्ट्री में भी ये जो है वो लागू होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपने क्लास में जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ से कुछ निकालना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग कंप्लीट फोकस रखेंगे। जो जो चैप्टर्स हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं उसका एक्सप्लेनेशन, है ना, वो जो आपका नोट्स है, उस नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जहां पर भी आपको डाउट होता है, उसमें आप रेशनलाइजिंग माइंड पावर से यूज कर एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये इसमें क्यों हो रहा है। याद करने का प्रयास नहीं करेंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर एग्जाम में पता चलेगा कि ओह,
अरे ये चीज तो पढ़े थे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्रश्न प्रश्न जो है वहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा, जहां पर भी एनसीईआरटी की चर्चा आ रही है, स्पेसिफिकली जैसे हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में, तो वहां पर हम लोग अब न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, जहां पर फॉर्मूलाज हैं, है ना, जहां पर डायग्राम्स हैं, न्यूमेरिकल हो गया, जहां पर डायग्राम हो गया, उसको तो आप बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते। और इस न्यूमेरिकल को आपको पता है रट नहीं सकते, डायग्राम को रटा नहीं जा सकता है। डायग्राम तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके माइंड में एक हॉलिस्टिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो स्पेशली फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डायग्राम को हम लोग डेप्थ में स्टडी करेंगे, अब जो हमारा फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होने वाला है ना। और बायोलॉजी में, बेसिकली बायोलॉजी में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर भी जो है वो हमें खेलना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है वो माइंड मेकअप करके हमें जो है वो एक तरह से सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को, ताकि जो बीपीएससी का माइंडसेट है उसको हम लोग क्या कर सकें, तो क्रैक कर सकें। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? तो ये एक तरह से ये माइंडसेट स्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया है कि क्या हमारा जो है वो माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने, ठीक है, आज के क्लास की तरफ। जो आज का क्लास है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, तो डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? विजिबल है? कोई इशू? यस सर। ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजीज के बारे में, ठीक है। तो डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी में भी हम लोगों ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी को जो है वो हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को जो है वो हम लोगों ने देखा था। और ये देखा था कि कैसे लिविंग बॉडी में, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, तो डिफरेंट लेयर्स या बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि चार डिफरेंट लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हम लोगों ने देखा था। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों को मिलाकर हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते थे। दूसरा जो होता था वो होता था सेलुलर बैरियर, है ना। और क्या होता था, तो साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर और सेलुलर बैरियर को मिलाकर हम लोग क्या बोलते थे, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते थे क्या चीज, तो इसको हम लोग बोलते थे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये दोनों जो है वो एक तरह से हमारा क्या था, तो ठीक है, हमारा, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। एक था इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी।